हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। आज हम शुरू करने आ रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम सबसे पहले समझेंगे कि रिएक्शन किससे बनती है, रिएक्शन किस किस चीज से बनती है। हमको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और हम साथ के साथ पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.3। तो हम शुरू करने आ रहे हैं पार्ट 3। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। लेकिन रिएक्शन में ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब आपके पास कोई भी रिएक्शन है उसमें आपके पास एक तो रिएक्टेंट होएगा और एक ही क्या होएगा, आपके पास प्रोडक्ट होएगा। आपके पास एक ही क्या होएगा, रिएक्टेंट होएगा, और एक ही क्या होएगा, प्रोडक्ट होएगा। उन दोनों को मिलाकर ही हमारे पास क्या बनती है, एक रिएक्शन बनती है, केमिकल रिएक्शन बनती है। उन दोनों को मिलाकर ही हमारे पास क्या बनती है, केमिकल रिएक्शन। अब मिलाने का मतलब क्या, उनको मिक्स नहीं करना। मतलब अगर हमारे पास एक तरफ रिएक्टेंट है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा। उन दोनों से हम बोल सकते हैं कि क्या बनी है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन बनी है। अब जैसे कि सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। दस रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि वो सब्सटेंस, रिएक्टेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग में होता है, हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। मतलब कि जो रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और वो हमेशा, रिएक्टेंट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। वो हमेशा किस तरफ लिखा जाएगा आपके पास, वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। जैसे कि यहां पे लिख रखा है 2Mg + O2, एरो यहां पे है, इसके हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो हमारे पास प्रेजेंट होता है एट द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के शुरू होने से पहले जो सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि हम बनाते हैं चाय में हमको बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या सामान की जरूरत होती है। चाय को बनाने के लिए, टी को बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान की जरूरत होती है। सबसे पहले चाय पत्ती, बिल्कुल सही है, शुगर, मिल्क, वाटर, इन सबकी हमको क्या होती है, जरूरत होती है। तो ये सारा कुछ क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। ये चाय बनने से पहले जो हमारे पास सामान होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले जो आपके पास सब्सटेंस होंगे उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब वही चीज चाय बनने से पहले आपके पास सब्सटेंस कौन से हैं, शुगर, चाय पत्ती, मिल्क एंड वाटर। तो वो सारे के सारे क्या है आपके पास, रिएक्टेंट। वो सभी के सभी क्या है आपके पास, रिएक्टेंट। वो हमेशा जब आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है, वो हमेशा एरो के किस तरफ लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब आगे आता है आपके पास प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के बीच में, जो प्रोड्यूस होता है जब रिएक्शन हो रही होती है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उसके बाद जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे हमने सामान क्या क्या लिया था, वो लिया था आपके पास मिल्क, शुगर, चाय पत्ती एंड पानी। हमने यही चीज लिए थे, उन सबको हमने इकट्ठा करके हमने बर्नर के ऊपर रख दिया, आग के ऊपर रख दिया, उसको हीट देना शुरू कर दिया। जब हम उसको हीट देते हैं तब हमारे पास क्या बन जाती है, चाय बन जाती है। मतलब केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज टू द राइट साइड ऑफ द एरो। वो प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट साइड पे ही लिखा जाएगा। अब एक चीज और समझ लो, कई बच्चों का डाउट होता है कि रिएक्टेंट सिर्फ एक हो सकता है या प्रोडक्ट सिर्फ एक हो सकता है। नहीं, रिएक्टेंट बहुत सारे हैं। देखो अभी हमने रिएक्टेंट क्या क्या लिया, चाय पत्ती, शुगर, मिल्क, वाटर। रिएक्टेंट एक हुआ? नहीं, रिएक्टेंट 4-5 हो गए। रिएक्टेंट उन सभी को बोल देते हैं हम रिएक्टेंट, बट सब्सटेंस तो बहुत सारे हो गए ना। वो सब्सटेंस लिखा है, वो सारे के सारे सब्सटेंस के हमारे पास रिएक्टेंट ही हैं। जो चीज रिएक्शन से पहले आपके पास अवेलेबल है, रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास अवेलेबल है, उन सभी को आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट बोलोगे। और रिएक्शन होने के बाद जो आपके पास सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब कि जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा और प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट साइड पे लिखा जाएगा। इतना समझ आया?
बिल्कुल सही है। एक बार और देख लो, जैसे कि यहां पे हमारे पास क्या है, मिल्क भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, आपको चाय पत्ती भी दिख रही है, शुगर भी दिख रही है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है। मतलब कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन होने में हेल्प कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिएक्शन होने में हेल्प कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अब उसके बाद जो चाय बनकर हमारे पास रिजल्ट आता है, उसके बाद जो इन सबको मिलाकर हमारे पास चाय बनती है, वो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। तो हमने रिएक्टेंट भी समझ लिया, प्रोडक्ट भी समझ लिया। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, वहां पे आप चाय के एग्जांपल मत लिख के आए हैं ना, वो तो सिर्फ समझाने के लिए यहां पे उसकी एग्जांपल है। जैसे हमने पिछले पार्ट में मैग्नीशियम की एक एग्जांपल पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ मिलकर रिएक्शन करता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, रिएक्शन। बट क्या अभी रिएक्शन शुरू होगी? नहीं। जब वो आपस में मिल जाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाएंगे, तब रिएक्शन शुरू होती है। रिएक्शन शुरू होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट, जो रिएक्शन होने से पहले है हमारे पास। वही रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन होने में हेल्प करते हैं। रिएक्शन होने में, रिएक्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो चीज हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब आपने समझ लिया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.3 के ऊपर। एक्टिविटी 1.3 में हमको बोला क्या गया, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब कि क्या होगा अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, कौन सा, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, किसमें, जिंक ग्रेन्यूल्स में। अब जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, उसको भी समझते हैं। मतलब कि सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी में यह पूछा गया है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, किसके अंदर, जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर, तब हमारे पास क्या होएगा, कौन सी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सब्सटेंस प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास। समझ है ना? तो वो हमको पूछा गया है। सबसे पहले हम समझते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिंक के पीसेस होते हैं, टुकड़े, जिंक के क्या होते हैं, टुकड़े, उसको हम बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। वो किसके होते हैं, जिंक के टुकड़े, छोटे छोटे पीसेस। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल होता है, उसको हम बिल्कुल इकट्ठा करके इतने टुकड़े नहीं बनाते, तो वैसे क्या होते हैं हमारे पास, जिंक ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ पे देख भी रहे होगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे जिंक के, तो उसका नाम बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, जिंक ग्रेन्यूल्स। इतना समझ आया? वो क्या होता है, वो एक्टिव मेटल होता है। वो क्या होता है हमारे पास, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक तरीके से क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो जल्दी जल्दी किसी के साथ, हर किसी के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। एक्टिव होता है, एक्टिव। एक्टिव मेटल होने की वजह से वो क्या कर लेते हैं, हर किसी के साथ जल्दी जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या आता है हमारे पास, वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। वो कैसा होता है दिखने में, देखो आप दोबारा देखो, वो दिखने में कैसा है, सॉलिड है। और उसका कलर भी देखो कैसा दिख रहा है आपको, सिल्वरी ग्रे इन कलर। देखो सिल्वरी ग्रे इन कलर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है। वो होता कैसे है, सॉलिड। और जिंक ग्रेन्यूल्स को हम क्या लिखेंगे, Zn। वो होता कैसा है, एक्टिव मेटल होता है, और वो दिखने में कैसा होता है, सिल्वर ग्रे इन कलर होता है। क्या होता है, सिल्वर ग्रे इन कलर। अब देखो जिंक ग्रेन्यूल्स आपने देख लिया, दिखने में कैसा है, सिल्वरी ग्रे इन कलर, और दिखने में कैसा है, सॉलिड। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या बोल रहे हैं इसको हम, जिंक ग्रेन्यूल्स। देखो जिंक के टुकड़े दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस दिख रहे होंगे। और अभी मैंने बताया आपको, वो क्या होता है, एक्टिव मेटल होता है। वो क्या होता है, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल होने की वजह से वो रिएक्ट कर लेते हैं HCl के साथ। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं HCl के साथ एट रूम टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, वो HCl के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। HCl के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अब कई बच्चों को अभी तक समझ नहीं आएगा कि रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जो हमारा सिंपल अभी टेम्परेचर है, आप रूम में बैठे हो विदाउट फैन, विदाउट कुछ लगाए, तो जो आपका रूम का टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। वो मिनिमम मतलब जो जनरली रहता है वो रहता है 27-28 डिग्री ही रहता है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। अब वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप
HCl के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अब इसका मतलब भी क्या हुआ, देखो जैसे हम अभी हमने चाय बनाई, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, शुगर ऐड किया, चाय पत्ती ऐड की, पानी ऐड किया, मिल्क ऐड किया, क्या वो अपने आप रिएक्शन करके चाय बना देते हैं? नहीं, वो अपने आप रिएक्शन करके चाय नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसको हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। नीचे हम बर्नर चलाते हैं कि नहीं चलाते, आग लगाते हैं कि नहीं लगाते, हीट देते हैं कि नहीं देते उसको, तभी वो क्या होती है, वो आपस में रिएक्शन करके तब जाके चाय बनती है। क्या वो रूम टेम्परेचर के ऊपर चाय बन जाएगी? मतलब अगर उसको मैं ऐसी एक पैन में डालकर रख दे, क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो वो रिएक्टिव नहीं है, वो अपने आप रिएक्शन नहीं करते। बट जिंक क्या होता है, जिंक आपके पास एक्टिव मेटल होने की वजह से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर भी बिना कुछ हीट दिए, बिना कुछ हीट लिए वो क्या कर लेता है, अपने आप रिएक्शन कर लेता है। वो अपने आप क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। वो क्यों रिएक्शन कर लेता है? वो क्योंकि वो होता है हमारे पास एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव बहुत ज्यादा क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है। अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अपने आप क्या कर लेगा, हर किसी HCl जैसे एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या कर लेगा, अपने आप रिएक्शन कर लेगा। मतलब उसको कोई भी हीट देने की हमको जरूरत नहीं है। समझ आया? बिल्कुल सही है। अभी हमने समझ लिया कि जिंक ग्रेन्यूल क्या होता है। अब हम समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या समझते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिखते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिखते हैं HCl। वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। जैसे जिंक की स्टेट क्या थी, सॉलिड, इसकी स्टेट क्या है हमारे पास, लिक्विड। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, अगर इसको थोड़ा सा भी हाथ पे गलती से डल गया ना, तो यहां का पूरा हाथ क्या कर देगा, ये साड़ देगा। पूरा का पूरा हाथ क्या कर देगा, साड़ देगा। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। HCl जो होता है आपके पास, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सबको पता है एसिड तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट में से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो थोड़ा सा भी अगर ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है और बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन भी करता है। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। इसीलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, डिल्यूट ले रहे हैं। इसीलिए उसको हम क्या ले रहे हैं, डिल्यूट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिल्यूट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिल्यूट। डिल्यूट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में बताया था कि डिल्यूट हम किसको बोलते हैं। डिल्यूट उसको बोलते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें हमारे पास सोल्यूट क्या रहेगा, इसमें हमारे पास सोल्यूट रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्वेंट क्या रहेगा इसमें, हम वाटर। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर वाटर डाल देंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, डिल्यूट। डिल्यूट मतलब कि उसमें लेस क्वांटिटी ऑफ एसिड होगा बट ज्यादा क्या होगा, वाटर। हम उसमें वाटर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे हम लेबोरेटरी में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो अगर गलती से उनके हाथ में पड़ गया ना, तो वो हाथ पूरा का पूरा साड़ देगा, अंदर तक साड़ देगा हाथ को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर ऐड कर देते हैं, सो दैट वो क्या हो जाए, वो लेस एसिडिक हो। मतलब कि थोड़ा सा एसिडिक क्या हो जाए, उसका कम हो जाए, मतलब एसिड नेचर है जो उसका, वो क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। इसलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं, लार्ज अमाउंट में हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों डिल्यूट लिखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, जिसकी वजह से अगर गलती से वो हाथ पे गिर गया, तो हाथ को क्या कर देगा, साड़ देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर ज्यादा अमाउंट में ऐड कर देते हैं, सो दैट उसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाए, वो थोड़ा सा एसिड लेस, मतलब एसिड लेस बन जाए। एसिड लेस मतलब कि लेस एसिडिक हो, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो, वो कम एसिडिक बन जाए। समय है ना, वो इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिल्यूट मतलब वाटर के ऐड कर देते हैं। समय है। और उसका कलर क्या होता है, कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। वो कैसा होता है, कलरलेस। या फिर अगर वो लार्ज क्वांटिटी में पड़ा है आपके पास, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में पड़ा है HCl, तो उसका थोड़ा कलर लाइट येलोइश भी दिखता है। थोड़ा कलर कैसे दिखता है आपको, लाइट येलोइश, बट होता कैसा है वो, कलरलेस। बट होता कैसे है वो, कलरलेस। या फिर अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में पड़ा है आपके पास, तो वो दिखता कैसे आपके पास, लाइट येलो इन कलर। जैसे कि यहां पे देखो, अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा लिया फिर तो आपको दिखेगा कलरलेस, बट अगर आप वही बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में ले लोगे, तब आपको वो कैसा दिखेगा, लाइट येलो इन कलर। जैसे कि वाटर है, हम अगर ऊपर से देखते हैं तो वाटर हमको ब्लू सा दिखता है, बट अगर हम हाथ में लेकर रखते हैं या ग्लास में देखते हैं तो वो वाटर का दिखता है, कलरलेस। तो वही अगर लार्ज क्वांटिटी में लोगे तो आपको ये थोड़ा सा लाइट येलोइश कलर में होएगा, या फिर क्या होएगा, ये कलरलेस होएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको HCl, और वो क्या दिख रहा है, डिल्यूटेड। समय है।
बिल्कुल सही है। अब अगला आता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। अगला क्या आता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। ये भी क्या होता है, लिक्विड होता है, और इसका भी कलर कैसा होता है, ये भी कलरलेस होता है। या तो फिर आप डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लो किसके अंदर, जिंक ग्रेन्यूल के अंदर, तब भी एक्सपेरिमेंट सेम आएगा। या फिर आप क्या डाल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर, तब भी एक्सपेरिमेंट क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। तब भी एक्सपेरिमेंट क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। मतलब आप दोनों में से कोई भी उठा सकते हो, ठीक है ना, चाहे जिंक वाला उठाओ, मतलब चाहे सल्फ्यूरिक एसिड उठा लो, या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठा लो। चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल के अंदर डाल लो, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डाल लो। रिएक्शन दोनों ने सेम करनी है, मतलब दोनों ने एक्सपेरिमेंट सेम ही देना है, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, लिक्विड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, डिल्यूट बनाते हैं, कलरलेस और लाइट येलो इन कलर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ये भी कैसा होता है, लिक्विड होता है, और ये भी कैसा होता है, कलरलेस। देखो H2SO4 दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैसा दिख रहा है, कलरलेस। कैसा दिख रहा है, कलरलेस, और उसकी शेड क्या दिख रही है आपको, लिक्विड दिख रही है। अब समझ आया H2SO4 क्या होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, या फिर हमने क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों में से आप कोई भी एक ले लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, या फिर क्या ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड। उसको डाल लो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसको डाल लो किसके अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर। पहले तो आप कॉनिकल फ्लास्क देखो कैसा होता है, आपको ये दिख रहा है कॉनिकल फ्लास्क कैसा होता है, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ आपको टेस्ट ट्यूब भी दिख रहा होगा। टेस्ट ट्यूब तो हम पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं, बट एक बार दोबारा देख लो, टेस्ट ट्यूब भी आपको दिख रही होगी। ये होती है टेस्ट ट्यूब, और ये होता है आपके पास कॉनिकल फ्लास्क होता है। इतना समझ आया। तो हमने पहले क्या किया होगा, कॉनिकल फ्लास्क ले लो, या फिर आप टेस्ट ट्यूब ले लो, कोई भी ले लो, हमसे एक्सपेरिमेंट ही करना है। तो उसके अंदर थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल लो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हुए टेस्ट ट्यूब के अंदर दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। और उसके अंदर क्या करो, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, या फिर आप क्या डालो, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको बिल्कुल आराम से डालना, बिल्कुल आराम से। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बिल्कुल आराम से डालना उसके अंदर, जिंक ग्रेन्यूल के अंदर बिल्कुल आराम से डालना, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से। देखो ऐसे करके बिल्कुल आराम आराम से डालना, ठीक है। चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल्स टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड को उसके अंदर डाल दो। जब डालने के बाद आपने यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है कि उसको हमने डाल दिया। अब कहते हैं व्हाट वी विल ऑब्जर्व, उसके बाद हम उसको क्या, उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उसके बाद हमको क्या दिखाई देगा उसके अंदर। उसके बाद हमको उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल के पास, जिंक ग्रेन्यूल जहां पे जिंक ग्रेन्यूल पड़े ना, उसके पास आपको बबल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे आपको, बबल्स। किसके बबल्स होंगे, वो होंगे हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। उसके पास आपको देखो, यहां पे आपको कॉनिकल फ्लास्क दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसके अंदर आपको जिंक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसके अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। उसके अंदर आप यहां पे देखो, अब आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास, जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, जो बहुत फास्ट फास्ट ऊपर ऊपर जा रहे हैं। देखो बहुत फास्ट फास्ट ऊपर ऊपर जा रहे हैं, आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या पहले बबल्स थे, नहीं। जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल के अंदर डाला, हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था आपके पास, जिंक ग्रेन्यूल। तभी की तभी उसने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके बबल्स क्या होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे। बबल्स क्या बनने लगे, जिंक ग्रेन्यूल के आसपास बबल्स बनने लगे। अब वो बबल्स किसके हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। अब देखो what we will observe, we will observe bubbles of hydrogen gas being formed around zinc granules। अब क्या हो रहा है, जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास, जहां पे जिंक ग्रेन्यूल पड़ा था उसके आसपास बबल्स बनने शुरू हो गए। वो बबल किस गैस के हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो गए। किस गैस के, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है ना। आल्सो इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क, अगर हम कॉनिकल फ्लास्क को भी क्या करेंगे, टच करेंगे। पहले कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर कुछ और था, बट जब हमने रिएक्शन किया, मतलब जब हमने उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जिंक ग्रेन्यूल जिस जहां पे प्लेस थे, तो उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद उसको टच किया कॉनिकल फ्लास्क को टच किया। तब हमने देखा कि उसका टेम्परेचर, हमने फील किया उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। पहले से टेम्परेचर, जितना भी पहले टेम्परेचर था उससे उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन का हमको पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने उसके ऑब्जर्वेशन देखी थे, उसमें लिखा हुआ था चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही
है। तो मतलब कि इस एक्टिविटी के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस एक्टिविटी के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों? जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल के अंदर क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब क्या हो गया, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, मतलब कि वो गर्म होगी। क्या होगी, वो गर्म होगी। क्या पहले आपने कुछ को हीट दी है? कुछ नहीं दिया आपने, ना हीट दिया ना टेम्परेचर दिया, बट रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन की मदद से वो क्या होगी, गर्म होगी, हीट अप होगी, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले एक बार इसको फिगर को देख लो, आपको बबल्स दिख रहे हैं निकलते हुए, बिल्कुल सही है। बबल्स दिख रहे हैं निकलते हुए, बिल्कुल सही है। और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा है, बिल्कुल सही है। आपको जिंक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। जब आप उस कॉनिकल फ्लास्क को या उस टेस्ट ट्यूब को आप टच करोगे, तो वो टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर होगा वो पहले से क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, अप हो गया होगा, मतलब कि गर्म हो गया होगा ज्यादा। समय आया? वो क्यों गर्म हुआ होगा? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा, अपने आप बढ़ गया होगा। रिएक्शन से क्या होता है, रिएक्शन से आग भी लग सकती है, रिएक्शन से कुछ भी हो सकता है। तो रिएक्शन, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हुई जिसकी वजह से हीट क्या हुई, निकल गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसलिए कॉनिकल फ्लास्क क्या हो गया होगा, आपका गर्म हो गया होगा। जब भी टेम्परेचर बढ़ जाए अपने आप, जब भी टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए अपने आप, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपसे अगर आपको पेपर में पूछा गया बताओ कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ, तब आप ये रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन जिंक ग्रेन्यूल्स की जो रिएक्शन है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। आगे अगले पार्ट्स में आपको मैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जिसमें से टेम्परेचर अपने आप हीट निकल जाए या टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाए बिना किसी हीट दिए, आपने उसको हीट नहीं देनी। पहले उसका जो टेम्परेचर था वो कुछ भी था, रिएक्शन होने के बाद जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, क्या उसका हमने नीचे बर्नर लगा रखा था? नहीं, हमने कुछ नहीं किया होता। हमने क्या किया, जैसे उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद अपने आप उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, अपने आप उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अगर किसी का टेम्परेचर रिएक्शन होने के बाद बढ़ जाए या रिएक्शन होते होते अपने आप बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या किसी में से अपने आप हीट निकल जाए, जैसे आपने कई बार यूट्यूब पे या कहीं पे देखा होगा कि अगर हम कोई चीज को रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एकदम से उसमें से आग निकलती है कि नहीं, तो वो अपने आप निकली ना, आपने तो नहीं कुछ किया उसमें से, तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे उसने केमिकल डाला, उसके बाद देखो बीच में से आग निकल रही है कि नहीं निकल रही, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आपने उसको हीट दी? नहीं। क्या आपने इसका टेम्परेचर राइज किया? नहीं, वो अपने आप हो गया। जब रिएक्शन होते होते टेम्परेचर राइज हो जाए या उसमें से अपने आप हीट निकल जाए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक इतने समझा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, समझ आया? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया उसमें हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व किया। वो कहां पे फॉर्म हो रहे थे, वो फॉर्म हो रहे थे जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास। जैसे यहां पे आपके पास जिंक ग्रेन्यूल है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े, तो इसके आसपास क्या हो रहे थे, बबल्स गैस प्रोड्यूस हो रहे थे। ये मान लो बीकर है, इसके आसपास क्या हो रहे थे, बबल्स गैस प्रोड्यूस हो रही थी, बबल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे थे। इतना समझ आया? अब उसकी रिएक्शन समझते हैं। हमने क्या लिया था, जिंक कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते कैसे उसको, Zn, सिंबल क्या होता है, Zn। जिंक को हम लिखते हैं Zn, और वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। और हमने और क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं HCl। चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो या फिर आप क्या डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सपेरिमेंट सेम ही मिलेगा आपको, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। रिएक्शन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा बट रिजल्ट सेम ही मिलेगा। उसमें भी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी, वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा अभी इसी में, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम क्या लिखते हैं, HCl, उसको हम क्या लिखते हैं, HCl। तो बट उसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, वाटर, डिल्यूटेड बनाया था ना हमने उसको, उसके अंदर क्या ऐड किया था हमने, वाटर, उसके अंदर क्या ऐड किया, वाटर। तो वाटर जब ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस, और वो भी कौन सी क्वांटिटी में किया, लार्ज क्वांटिटी में। तो इसीलिए HCl क्या है यहाँ पे, एक्वस। वो आपस में रिएक्शन अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि जिंक भी क्या है, एक्टिव मेटल है, HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अपने आप रिएक्शन करने के बाद जब उनकी रिएक्शन हुई है तब वो क्या बन गया, वो आपके पास बन गया जिंक क्लोराइड। पहले क्या था, सिर्फ जिंक, यहां पे क्या था आपके पास, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे क्या था, जिंक, यहां पे क्या था आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या, एरो के बाद वाला क्या चीज होती है, प्रोडक्ट। एरो के बाद वाली क्या चीज होती है आपके पास,
प्रोडक्ट। ये क्या बन गया आपके पास प्रोडक्ट, ये क्या आपके पास रिएक्टेंट, ये क्या आपके पास रिएक्टेंट, ये क्या आपके पास प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या बना आपके पास जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस क्या होगी बाहर निकल गई। इसीलिए आपको जिंक के आसपास क्या दिख रहे थे, हाइड्रोजन गैस दिख रही थी। यहां पे फिगर में देखो आपके पास जिंक के आसपास क्या दिख रही है, बबल्स दिख रहे हैं ना, वो बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं, वो बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम गैस को तो देख ही सकते, यहां पे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारी, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं, नहीं। तो हमको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। हम वो भी समझेंगे कि हमको पता कैसे लगा कि उसके अंदर से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, मतलब कौन सी गैस क्या हो रही है उसमें से बनकर बाहर निकल रही है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले अभी आप इतना समझो कि उसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही है। आपके पास है जिंक और आपके पास क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आपस में क्या हुए, मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद उन्होंने रिएक्शन की अपने आप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। जिंक क्या एक्टिव मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने की वजह से वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, जिंक एक्टिव मेटल होने की वजह से, जिंक क्या है एक्टिव मेटल होने की वजह से उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अपनी जगह से बाहर फेंक दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अपनी जगह से बाहर फेंक दिया। उसकी जगह पे क्या हो गया, जिंक आकर बैठ गया। क्यों, जिंक क्या था, एक्टिव मेटल। जिंक क्या होता है, एक्टिव मेटल होता है। जो एक्टिव मेटल होएगा वो लेस एक्टिव मेटल को, हाइड्रोजन क्या होता है, लेस एक्टिव, हाइड्रोजन तो गैस है, वो मेटल तो है ही नहीं, पहली बात तो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। तो वो उसने क्या किया, लेस एक्टिव मेटल को अपनी पोजीशन से वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है, क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो जिंक ने क्या किया, लेस एक्टिव मेटल को, जिंक क्या स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल, जिंक ने क्या किया, लेस एक्टिव मेटल को अपनी जगह से निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद आकर बैठ गया। तो इसलिए क्या बन गया, ZnCl2, क्या बन गया, ZnCl2। इसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अपनी जगह से बाहर निकाल दिया। तो इसलिए यहां पे क्या बन गया, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल गई। और यहां पे जो आपको एरो दिख रही है, यहां पे जो आपको एरो दिख रही है, इस गैस को, इसको बोलते हैं हम गैस, कि गैस क्या होगी, बाहर निकल गई। इस एरो को, जो एरो ऊपर की तरफ होती है, एरो अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है कि ये गैस बनकर क्या होगी, बाहर निकल गई, गैस बनकर क्या होगी, बाहर निकल गई। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है जो आपके पास गैस बनी है वो गैस बनकर क्या होगी, बाहर निकल गई। अगर एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, वो क्या होती है, प्रेसिपिटेट, मतलब कि वो नीचे ही सॉल्यूशन के अंदर बैठ गई, वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अगर ऊपर की तरफ एरो है मतलब कि कोई ना कोई गैस सॉल्यूशन में से बनकर बाहर निकल गई। अगर नीचे की तरफ है मतलब को वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस ही होती है, तो गैस क्या होगी, उस जो इसके अंदर से हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर से, बीकर के अंदर से क्या होगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर से क्या होगी, बाहर निकल गई। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब यहां पे हमारे पास रिएक्शन क्या आती है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पे क्या हो गया, जिंक ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको कोई पूछ ले कि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ, तब आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई पूछ ले एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ, तब भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो बाद में टेम्परेचर क्या कर दे, राइज कर दे, या फिर बाद में अपने आप क्या हो जाए, हीट निकल जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट वक्त हीट अपने आप निकल जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, जिंक ने क्या कर दिया, जिंक क्या होता है, एक्टिव मेटल होता है, वो लेस एक्टिव मेटल को, अब ये कैसे पता लगेगा आपको लेस एक्टिव कौन सा है या एक्टिव मेटल कौन सा है, ये एक सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये आपको इस चैप्टर में नहीं है, वो आपको जब चैप्टर में आएगी मैं आपको उस वक्त रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखवा दूंगा कि कौन सा मेटल एक्टिव होता है, कौन सा मेटल लेस एक्टिव होता है, या मतलब कि कौन सा एक्टिव ज्यादा होएगा या कौन सा लेस एक्टिव होएगा, तो वो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पूरी की पूरी लिखवा दूंगा। बट इस चैप्टर में बस इतना सही है कि जिंक क्या हमारे पास एक्टिव मेटल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, पहली बात तो मेटल नहीं है, तो वो एक्टिव कहां से होएगा। तो इसीलिए जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वो होता है, एक्टिव मेटल होते हैं, वो लेस एक्टिव मेटल को अपनी जगह से हिला देता है, निकाल देता है। तो जिंक स्ट्रॉन्ग था, H हाइड्रोजन क्या था, लेस था, लेस एक्टिव मेटल था, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको अपनी जगह से हटा दिया और जिंक हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, इसलिए क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन को क्या हो गया, बाहर निकाल दिया, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या गैस क्या होगी, बाहर निकल गई। समय है,
बिल्कुल सही है। अब मोस्टली ज्यादातर हम लेबोरेटरी में अगर हाइड्रोजन गैस हमने बनानी होती है, लेबोरेटरी में अगर हमने हाइड्रोजन गैस को बनाना होता है तो हम लेबोरेटरी में इसी मेथड से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। अगर मान लो हमने थोड़ा बहुत छोटा मोटा टेस्ट करना होता है तो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो लेबोरेटरी में अगर हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है तो मोस्टली हम यही रिएक्शन करते हैं। अगर हमने हाइड्रोजन गैस को लेना होता है, अगर हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है, निकालनी होती है, तो मोस्टली यही रिएक्शन करते हैं। कौन सी? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डाल देते हैं, उससे हमको क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। समझ आया? बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। अब आगे आते हैं हमारे पास, कहते हैं अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालें तब क्या होएगा, तब भी सब कुछ सेम होएगा। देखो सेम हैपेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। जो हम यहां पे पढ़ा है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, अगर वही हम सल्फ्यूरिक एसिड लें तो उसके साथ भी क्या होएगा, सब कुछ सेम होएगा। वही हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होंगे, वही कॉनिकल फ्लास्क क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सल्फ्यूरिक की रिएक्शन क्या होती है, बट द रिएक्शन क्या होती है, ये वाली, ये क्या हमारे पास रिएक्शन। तो हमने जिंक ग्रेन्यूल्स तो लेंगे ही, उसके अंदर पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे थे, अब क्या डाल रहे हैं, उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो भी क्या लिया हमने, एक्वस, क्योंकि वो भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो इसलिए हमने क्या लिया, एक्वस। तो एक्वस लिया, जिंक क्या हमारे पास सॉलिड, और H2SO4 क्या होता है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कैसा होता है, कलरलेस। तो उसके अंदर अगर हमने डाल दिया तो उसके बाद रिएक्शन इसमें भी क्या हुई, ये क्या था, एक्टिव मेटल, ये क्या था, लेस एक्टिव। तो एक्टिव मेटल ने लेस एक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो Zn किसकी जगह पे आ गया, SO4 की जगह पे आ गया, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। देखो इसमें भी क्या हो रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, इसमें भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बस सिर्फ रिएक्शन का थोड़ा सा वर्क है, बट बाकी रिएक्शन सब कुछ सेम ही है। तो यहां पे क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पे क्या था हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तब भी रिएक्शन सेम होगी, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तब भी रिएक्शन सेम होगी। दोनों ने हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना है, और दोनों को क्या होएगा, दोनों में कॉनिकल फ्लास्क क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा, जिससे हमको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब से आपको पूछ सकते हैं कि बताओ, जब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, उसके अंदर ऐड करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर, तब कौन सी रिएक्शन होगी, तब आप बोल सकते हो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रही है। जिंक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और हमारे पास ये रिएक्शन तो है ही है। समझ आया? बिल्कुल सही है। अब कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि बैलेंस क्यों होती है। यहाँ पे 2 क्यों लिखा होता है, 3 क्यों लिखा होता है, 4 क्यों लिखा होता है, या कुछ भी क्यों नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब क्यों होता है, क्या होता है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है ना। उसके अंदर होती है बैलेंसिंग, बैलेंस करते हैं हम जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। अभी इतना समझो कि हमारे पास रिएक्शंस है और एक्टिविटी 1.3 में क्या होता है, इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब देखो, जब कहते हैं रिएक्शन हो जाती है, आफ्टर रिएक्शन द कलर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड मींस कलरलेस। जब रिएक्शन हो रही होती है या रिएक्शन होने के बाद क्या सॉल्यूशन का कलर कोई चेंज हो रहा है? यहां पे देखो रिएक्शन हो रही है, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, क्या रिएक्शन होने के बाद क्या उसका कलर चेंज हो गया? नहीं, उसका कलर अभी भी क्या है, कलरलेस ही है, अभी भी क्या है, कलरलेस ही है। तो उसका क्या कलर, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, मतलब रिएक्शन होने के बाद क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा? नहीं। जैसे पार्ट 2 में हमने देखा था, जब हमने ऐड किया था तो उसका कलर कलरलेस से क्या हो गया था, येलो कलर का हो गया था। क्या हो गया था? येलोइश कलर का हो गया था। ठीक है ना। तो इसका कोई कलर चेंज हो रहा है? नहीं। तो रिएक्शन होने के बाद इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। इतना समय आया? वो कलर क्या रहेगा, उसका कलरलेस ही रहेगा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। इतना समय आया? बिल्कुल सही है। अब कई बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ वी नो दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको कैसे पता लगा कि जो हमारे पास गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है? क्यों, गैस तो हमको दिखती नहीं। ठीक है, बबल्स दिख रहे हैं, देखो बबल्स दिख रहे हैं, क्या आपको गैस दिख रही है कि वो कौन से कलर की है? नहीं दिख रही। तो गैस नहीं दिख रही, बट हमको फिर कैसे पता लगा कि उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो हमको कैसे पता लगा? अब अगर किसी भी गैस को चेक करना है तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी भी गैस को चेक करना है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा
टेक्निक है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस को चेक करते हैं कि हमको हाइड्रोजन गैस जब मिलती है तब उसका क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले क्या करो, जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हाइड्रोजन बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, वो गैस निकल रही होगी, पक्का बाहर निकल रही होगी, बट हमको नहीं पता उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो अब से आपने क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेनी है, जलती हुई कैंडल, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखो आपको दिख रही है बर्निंग कैंडल दिख रही है, बिल्कुल सही है। साथ में आपके पास जिसके अंदर टेस्ट हमने किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला है जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर, उसके अंदर गैस फॉर्म हो रही है, उसको हमने क्या किया, बर्निंग कैंडल को हम टेस्ट ट्यूब के पास ले गए, बर्निंग कैंडल को हम टेस्ट ट्यूब के पास ले गए। जब टेस्ट ट्यूब के पास लेंगे, हमको पता है हाइड्रोजन एक तरीके से फ्यूल होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, एक तरीके से फ्यूल होता है। देखो आपने शायद सुना भी होगा कि अभी बहुत सारी मतलब हम एडवांस हो गए हैं, तो अभी हाइड्रोजन की गाड़ियां निकालने की शुरू कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन को यूज करना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तब वो वाटर फॉर्म करती है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो मतलब जो गाड़ियां होती हैं, अगर हम उसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करेंगे तो वो जब जलेगा तो वो वाटर बनाएगा, मतलब कि पोल्यूशन नहीं बनाएगा। तो आपने सब कुछ सुना होगा कि गाड़ियां आजकल हाइड्रोजन के ऊपर शुरू हो रही हैं, मतलब कि हाइड्रोजन गैस के ऊपर चलनी शुरू होंगी। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई हार्मफुल गैस नहीं बनाती, वो क्या बना देती है, वाटर बनाती है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक तरीके से फ्यूल होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एक तरीके से फ्यूल होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एक तरीके से फ्यूल होता है। जब हम बर्निंग कैंडल को गैस के पास लेके जाएंगे, अब हमको ये नहीं पता हाइड्रोजन गैस है, बट हम जब बर्निंग कैंडल को गैस के पास लेके जाएंगे तो वो एकदम से अंदर आग पकड़ लेगा, एकदम से अंदर क्या होगा, आग पकड़ लेगा। जब आग पकड़ेगा और वो आग कौन से कलर की होगी, वो लाइटिश ब्लू इन कलर की होगी। जैसे कि यहां पे देखो आपको दिख रहा है, देखो यहां पे आपको जो गैस दिख रही है, मतलब आग दिख रही है, वो लाइटिश ब्लू इन कलर दिख रही है। वो बहुत कम दिखती है हमको, बहुत कम, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो बहुत कम लाइटिश ब्लू होता है। मतलब कि उसको अगर अंधेरे में दिखोगे तब आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। क्या दिखेगा, तब आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। और एक चीज हाइड्रोजन गैस की बहुत ज्यादा मेन है, वो ये है, जब आप बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे, वो आपको एक पॉप साउंड देगा, मतलब कि पड़क पड़क पॉप ऐसे साउंड देगा। जब आप हाइड्रोजन मतलब बर्निंग कैंडल को गैस के पास लेके जाओगे, जो वो गैस किसकी है, हाइड्रोजन गैस है, गैस के पास लेके जाओगे तो वो एकदम से जलेगा, पप पप ऐसे, मतलब पड़क देने की आवाज आएगी आपको। तो वो जो पॉप साउंड आती है वो यही शो करती है, और जो वो ब्लू फ्लेम देता है वो यही शो करता है कि इसके अंदर जो गैस है वो कौन सी आपके पास, हाइड्रोजन गैस है। इसके अंदर कौन सी गैस है आपके पास, हाइड्रोजन गैस है। अगर आपके पास जब भी कोई गैस है, अगर उसको बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके जा रहे हो और वो जलने भी शुरू हो गया लाइटी ब्लू इन कलर के साथ, और वो आपको एक पॉप साउंड भी दे रहा है, तब आप क्या बोल सकते हो कि उसके अंदर पक्का क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इतना समझ आया, मतलब उसके अंदर पक्का क्या है आपके पास, हाइड्रोजन गैस है। तो हमको ऐसे पता लगा कि इसके अंदर से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इतना समझाया। सबसे पहले हमने पढ़ा रिएक्टेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, जो रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग में होता है, जो रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग में होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। बट रिएक्शन होने के बाद या रिएक्शन होते समय जो हमारे पास रिजल्ट निकल रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। वो हमेशा एरो के राइट साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद हमने एक्टिविटी पढ़ी, जिंक पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा। उसके बाद हमने चेक किया कि उसके अंदर हमने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये किया कि उसके अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, किसके आसपास, जिंक ग्रेन्यूल्स के पास, और कॉनिकल फ्लास्क का टेंपरेचर क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो उसके बाद रिएक्शंस आई, जिंक प्लस HCl वो क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों, एक्टिव मेटल ने लेस एक्टिव मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सेम एज अ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हो रहा है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन गैस का हमको पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर वो बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके जाओगे और वो जलना शुरू हो गया, मतलब जो गैस है वो जलनी शुरू होगी लाइटिश ब्लू इन कलर के साथ, जैसे यहाँ पे जल रहे ना, और वो आपको एक पॉप साउंड दे रही है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर पक्का क्या है, हाइड्रोजन गैस है। Thank you.